वह इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को कुचल देना चाहता है। और यह भी सही है कि देश में लोकतंत्र और संविधान को चाहने वाले लोग अपने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए शहादतें भी दे रहे हैं। तो ये लड़ाई चल रही है और मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर इस लड़ाई को और मजबूत करना चाहते थे। ये लड़ाई नहीं चलेगी ऐसा नहीं है, इसलिए कि जो लोग मनुवाद को देश का संविधान मानते हैं वो भारतीय संविधान को संविधान नहीं मानना चाहते। आपने इस देश के लोगों ने मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया है। मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया था और कहा था कि इस देश में मनुस्मृति की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी शुरू से, जहां वर्ण आधारित समाज की परिकल्पना की गई थी। जिस वर्ण आधारित समाज में कहा गया कि समाज में 4 वर्ण होते हैं और इसी चारों वर्णों के आधार पर समाज चलेगा। 4 वर्ण को जिस तरीके से विश्लेषित किया गया एक आदमी के शरीर के रूप में कि सर के यहाँ के ऊपर जो कंधा के ऊपर है, जो ये मुंह है और ये सर है, ये ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं और ये जांग और ये पेट का हिस्सा जो है ये वैश्य है और इसके नीचे जो पैर है वो शूद्र है। मैंने मेहनत शूद्र करेगा और ब्राह्मण सिर्फ भाषण देगा। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इनको मुख का कोई काम तो है नहीं, कमाने का काम नहीं है, खाने का काम है, बोलने का काम है, बोल करके एक दूसरे को लड़ाने का काम है, उलझाने का काम है। और इसने क्षत्रियों को अपना गुलाम बनाया और उसको उकसाया कि तुम शूद्रों पर जुल्म करो। और इस तरीके से ब्राह्मणवाद ने पूरे भारतीय समाज पर अपना साम्राज्य कायम कर लिया। इसके खिलाफ ज्योतिराव फूले लड़े, सावित्रीबाई फूले लड़ी, उन्होंने शिक्षा का अलख जगाया। रामास्वामी नायकर पेरियार लड़े, उन्होंने आडंबर के खिलाफ एक बड़ी मुहिम, दक्षिण भारत में आज भी उनकी प्रतिष्ठा है। और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में भी नायकर को, रामास्वामी नायकर को, पेरियार को खूब पढ़ने की आवश्यकता है। अभी उत्तर भारत में पेरियार को कोई नहीं पढ़ता है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप नायकर पेरियार को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी तर्क शक्ति जो है ब्राह्मणवाद से मुकाबला करने की, वो 1000 गुना ज्यादा हो जाएगी। और मुझे लगता है कि पेरियार के तर्कों का जवाब ब्राह्मणवादी ताकतों के पास नहीं है और वहां वो घुटने टेक देती। और इसीलिए लगातार पेरियार के विचारों पर, पेरियार के प्रतीकों पर हमले होते रहे। और कई बार मीडिया के द्वारा भी जब पेरियार ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं तो उनको बाइकआउट करने की कोशिश की जाती है। और इसी क्रम में हमने देखा कि दक्षिण भारत IIT चेन्नई में जब हमारे कुछ नौजवान मित्रों ने अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल चालू किया और उसके माध्यम से युवाओं को पेरियार और अंबेडकर के बारे में, उनके विचारों के बारे में जब शिक्षित करना शुरू किया तो यही वर्तमान मोदी सरकार ने, इनके बड़े कबीने के मंत्री ने पेरियार अंबेडकर स्टडी सर्कल पर रोक लगा दिया। और जब उसका विरोध किया गया तो चलाने वाले लोगों को जेल में डाल दिया। तो जब भी ब्राह्मणवादी शक्तियों के खिलाफ कोई ताकतवर प्रतिरोध देश के अंदर होता है तो उसको दबाने की कोशिशें भी होती हैं। और ये लगातार हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से गौरी लंकेश को मार दिया गया और अभी देश भर के बुद्धिजीवियों को जेल में डाला जा रहा है। आनंद तेलतुंबड़े जो डॉक्टर अंबेडकर के रिश्तेदार भी लगते हैं और एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। मुझे लगता है कि आपको अंबेडकर को अगर पढ़ना है तो ये मेरी तरफ से, मैंने जितना अंबेडकर को पढ़ा है, आपको आनंद तेलतुंबड़े की लिखी हुई किताब जो उन्होंने अंबेडकर पर लिखा है आपको पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अंबेडकर को समझने के लिए आनंद तेलतुंबड़े से ज्यादा बेहतर भारत में किसी ने लिखा होगा। हो सकता है किसी ने लिखा होगा, शायद मेरी पहुंच ना हो, लेकिन मैंने आनंद तेलतुंबड़े को जितना पढ़ा मुझे लगता है कि वो आपको अंबेडकर को समझा सकते हैं। सबसे बड़ी साजिश की बात क्या हुई देश में? आजादी के बाद
देश की सत्ता ने, चाहे जिसकी सत्ता रही हो, जिसकी सरकार रही हो, उसका नाम लेने की कोई अभी के राजनीतिक दौर में जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अंबेडकर को सामने नहीं आने दिया, अंबेडकर साहित्य को सामने नहीं आने दिया। बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, आप बताइए कि क्या 1980 या 90 से पहले कोई अंबेडकर पर चर्चा इस देश के अंदर होती थी? एक बहुत बड़े पत्रकार हैं उर्मिलेश जी, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि कहीं भी अंबेडकर के साहित्य नहीं मिलते थे, किताबें नहीं मिलती थी, उनके ऊपर लिखे हुए लेख नहीं मिलते थे। अंबेडकर को सिर्फ एक संविधान लिखने वाले व्यक्ति के रूप में, महापुरुष के ही रूप में सिर्फ उनको खड़ा कर दिया गया था कि एक व्यक्ति था जिसने देश का संविधान लिखा। लेकिन अंबेडकर कभी भी किसी देश का संविधान लिखे जाने मात्र से उनकी पहचान नहीं होने देना चाहते। अंबेडकर ने बहुत सारी चीजों को लिखा, अंबेडकर ने बहुत सारी बातों को कहा है, आज भी उसे हम नहीं पढ़ते। मोदी जी भी अंबेडकर दिवस मनाते हैं, लेकिन अंबेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता ही कहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मोदी जी संविधान निर्माता से अलग होकर समाज निर्माता के रूप में पहचाने जाए। वहां आप इस पॉलिटिक्स को समझिए। हमारे थोड़ी सी हो सकता है कि बात हो रही है, थोड़ी बातों में भिन्नता है, पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं ये अलग बात है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने ही अंबेडकर को जनमानस में पहुंचाया है, इस बात की हकीकत ही। अगर अनंत तेलतुंबड़े नहीं पढ़े होते तो आज अंबेडकर आपके बीच में नहीं होते, मैं यकीन के साथ। उनको हितकारने से अच्छा है उन्हें ताकत दीजिए। मैंने देखा यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हुए दलित प्रोफेसर बोलना चाहता है, लेकिन क्या उस दलित प्रोफेसर के ऊपर जब जुल्म होता है, उस पूरे साम्राज्य में वो इकलौता व्यक्ति होता है, नहीं है कोई लेक्चरर उसके पक्ष में खड़ा होने वाला। जब उस पर अत्याचार होता है तो क्या दलित समाज उसके साथ खड़ा होता है? आप उसको तो गाली दे रहे हैं कि वो आपके लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन बोलते हुए जब वो मारा जाता है तो आप जितना उसके लिए सड़कों पर खड़ा होते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को शायद भूल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी पहले तय करनी होगी। पूरी की पूरी व्यवस्था देखिए, कितनी खतरनाक व्यवस्था है। जब आरक्षण पर बहस शुरू हुई पूरे देश के अंदर, इन्होंने आरएसएस के चीफ ने कहा, मोहन भागवत ने, कि समीक्षा होनी चाहिए, तो देश में आरक्षण पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। बहुत लॉजिकल सवाल थे, पटना से लेकर आरा और दिल्ली के कैंपसों में बातें हुई, हम लोगों को भी बुलाया गया और हम लोगों ने भी अपनी बातें कही और बातचीत हुई। एक बात मैंने कही कि आप समीक्षा करिए, और जब 10% रिजर्वेशन उन्होंने दिया, इस पर भी चर्चा। आरक्षण छोड़ा जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले ये तो बताइए कि आरक्षण मिला कितना। आजादी के समय ही जब संविधान को अंगीकार किया गया तो SC ST को 22% रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन कोई आदमी इस देश का बताए खड़ा होकर दावे के साथ कि क्या भारत के किसी भी कार्यालय में 22% दलित हैं? क्या किसी भी संस्थान में 22% दलितों को उनकी हिस्सेदारी मिली? कितने परसेंट आज तक, 74 सालों के बाद तक? तो जब नहीं मिली तो फिर आरक्षण पे कैसी समीक्षा? ये सामाजिक आरक्षण था। अंबेडकर ने भी कहा आरक्षण कोई आर्थिक नहीं होता, ये फर्जी वाला है और ये फर्जी बातें हैं। सामाजिक आरक्षण, हम लोग सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए थे, और इसलिए पिछड़े हुए थे क्योंकि हमारी आर्थिक हैसियत बहुत कमजोर थी। तो जब हम सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे आगे बढ़ेंगे तो हमारी सामाजिक हैसियत भी मजबूत होगी। तो इसके लिए रिजर्वेशन तो जरूरी है। फिर ओबीसी को भी दिया गया 27% रिजर्वेशन, लेकिन बताइए ओबीसी भी कहां 27% होता है? कौन कचहरी में ओबीसी के लोग हैं, बड़े वकील, बड़े जज? कौन कॉलेज में ओबीसी SC ST वाले लेक्चरर और प्रोफेसर भरे पड़े और प्रिंसिपल है? मैं तो एक बार देख रहा था, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से हमारी राजनीति शुरुआत हुई थी और हम लोग काफी गहरा जुड़ाव हमारा है। 17 अंगीभूत कॉलेज हैं यहाँ पे, और लगता है कि एक भी कॉलेज में दलित और ओबीसी प्रिंसिपल नहीं बनता है। आजादी के 74 साल बाद हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो कितना है? और ऐसा नहीं है कि आपका जीता हुआ विधायक और सांसद आपका संविधान बचाएगा, भ्रम में मत रहिए। वही विधायक और सांसद बचाएगा जो अंबेडकर के साथ, उनकी प्रतिबद्धताओं के साथ खड़ा होगा। जो आरएसएस के साथ खड़ा होगा वो कैसे बचाएगा? आरएसएस के साथ जो खड़ा होगा वो कैसे बचाएगा? यहां पर मैं डिफर करता हूं। यहां पे समझना होगा वैचारिक प्रतिबद्धताएं कहां हैं, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धताएं कहां हैं। SC ST खत्म हुआ, कितने सांसदों ने सवाल उठाया केंद्र में, हम लोग लड़े, सड़कों पे खड़ा हो गए और हमने उसको रोल बैक कराया, वापस कराया।
कितने लोग नहीं बोलेंगे? उन्होंने मनुवाद के चरणों में, भागवत के चरणों में संविधान को गिरवी रख दिया है। और हमने दावे के साथ, हमारी राजनीति की शुरुआत ही इस दावे के साथ हुई है कि हम देश के अंदर, देश के संविधान, एकता, अखंडता और जो बहुजन समाज का जो आवाज है उसको हमें स्थापित करना है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, हर क्षेत्र में पीछे। हमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है, और कोई एक आदमी नहीं कर सकता। विधायक कोई तिस्मार खान नहीं होता, और न ही कृष्ण का कोई अवतार होता जो सुदर्शन चक्र से दुश्मनों का गला काट देगा। विधायक की ताकत आपको बननी होगी। हाँ, ये बात सही है कि वह जनप्रतिनिधि, इस बात के लिए जरूर मापा जाना चाहिए कि जब संविधान को जलाया जाएगा और जनता सड़कों पे होगी तो विधायक घर में नहीं होगा, वो आपके साथ सड़कों पर, आपके बीच में तो संविधान को बचाने के लिए खड़ा होगा। अगर वो खड़ा नहीं होगा तब वो निकम्मा है, नालायक है, लेकिन जब आप खड़े नहीं होंगे तब क्या होगा? इस बात को समझिए, आपको खड़ा होना होगा। और आज तक हम इसमें पीछे हैं। राजनीतिक चेतना की काफी कमी है। डॉक्टर अंबेडकर ने जातियों को खत्म करने की बात कही। उनका लेख पढ़िए जो उन्होंने लिखा था, जाति पाति तोड़क मंडल में देने के लिए भाषण। वो पढ़िएगा तो आपको देश की पूरी जाति व्यवस्था की जो हकीकत है वो साफ खुल करके फिल्म की तरह आपके सामने आ जाएगी। उनकी किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको पढ़िए। मुझे लगता है कि इन किताबों को पढ़ना चाहिए, लोगों को बांटना चाहिए। और यकीनन मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी कोशिश है, और आगे आप लोगों का सहयोग अगर मिले तो मैं अपने इलाके में मैक्सिमम लाइब्रेरीज स्थापित करना चाहता हूं, जिसमें बाबा साहब की किताबें होंगी, जिसमें पेरियार को पढ़ा जाएगा और जिसमें ज्योतिराव फुले की किताबें होंगी। मेरी कोशिश तो यह है कि आप अंबेडकर, पेरियार पर बनी हुई फिल्मों को भी गांव में दिखाइए, और मुझसे जो भी सहयोग हो उसके लिए मैं आपके लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं इन विचारों के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ हूं और अपनी पूरी की पूरी प्रतिबद्धताओं के साथ। अभी मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। विधानसभा जब शुरू हुआ, पहली बार हम लोग गए थे, अध्यक्ष का चुनाव होना था। उन्होंने, सत्ता पक्ष वालों ने एक अध्यक्ष का अपना कैंडिडेट दिया, तो हम लोग भी तो भाई बहुत ही संख्या में हैं, इधर उधर तनिकों सा होगा तो अध्यक्ष बदल जाएगा, हम लोग भी दे दिए, है ना। तो बहुत चर्चा बहस हुआ। तो प्रोटेम स्पीकर थे मांझी जी, वो थे, उन्हीं को अध्यक्ष का चुनाव कराना था। तो पहले तो घबराए हुए थे, हम लोग गए, हम लोग भी नया थे। तो शुरू हुआ, शपथ उपत खत्म हो गया था, 2 दिन में हम लोग भी समझ गए थे कि यहाँ क्या होता है। तीसरा दिन था, तो वहाँ जो है हुआ कि चुनाव कराया जाए। हम लोगों ने कहा कि चुनाव हो और गुप्त मतदान हो, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इनका ज्यादा है ही, तो इनको मान लिया गया विजय सिन्हा का जाए। हम लोग बेल में चले गए। बहुत मैंने एकदम खिंचाखिंची हुआ। तब कहा कि ठीक है, मत विभाजन कर लिया जाए। हमने कहा कि मत विभाजन क्यों किया जाए, वोटिंग क्यों नहीं हो सकता, गुप्त मतदान हो, सारे विधायक गुप्त मतदान से चुन के आए हैं, तो अध्यक्ष का भी गुप्त मतदान किया जाए। उन्होंने परंपराओं का दुहाई दिया कि आज तक तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ा था इतिहास में, बताइए अध्यक्ष तो सबका होता है। और अध्यक्ष सबका होगा, लेकिन आरएसएस का होगा तो कैसे सबका होगा? तो आरएसएस वाले को अध्यक्ष बना दिया तो किसी सबका होगा? इतना आसान थोड़ा है कि आप कम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जबरदस्ती की गई। वहां पर नीतीश जी भी बैठे थे, जो किसी उस हाउस के मेंबर ही नहीं थे। हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय, आपने तो संविधान की धज्जियां जो है उसी हाउस में उड़ा रहे हैं, जो हाउस संविधान को बचाने का सबसे प्राथमिक ताकत रखता है। ये लोग क्यों हैं यहाँ पे? हम लोगों ने सवाल उठाया। अंततः यहाँ पर जो हम लोग लड़े थे, यहाँ पे जीत हुई और उन लोगों को बाहर निकलना पड़ा। जो एमएलसी थे वहाँ, एमएलसी को अध्यक्ष चुनने का राइट नहीं है, क्योंकि विधानसभा का, विधान परिषद का तो अध्यक्ष चुनना नहीं जा रहा था। बावजूद इसके, लड़ने के बावजूद भी गुप्त मतदान नहीं कराया गया, उंगली से गिन करके उनको जीत दे दिया गया। लेकिन उंगली से भी नहीं गिना जाता
अगर हम लोग इतना फाइट उस हाउस में नहीं करते। तो हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ हैं और यकीनन आपने जो उम्मीद और भरोसा हम लोगों पे किया है उस पर खरा उतरने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सभी लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि आप लोग अगर वोट दे करके भूल जाएंगे तो जनप्रतिनिधि भी आपको भूल जाएगा। इसलिए याद रखिए और समय दर समय आप खड़ा होते रहिए। ये समय जब संविधान और लोकतंत्र पे चौतरफा हमले हैं, रिजर्वेशन जैसे आपके अधिकार पर हमला है, जब देश के अंदर तमाम तरह की लोकतांत्रिक संस्थाएं बर्बाद की जा रही है और तमाम संस्थानों पर आरएसएस के लोगों को बिठा करके वहां आपके प्रतिनिधित्व को खत्म किया जा रहा है, ऐसे दौर में ये लड़ाई सिर्फ विधानसभा और लोकसभाओं से नहीं लड़ी जाएगी। ये लड़ाई गांव से, खेतों से, खलिहानों से, बाजारों से लड़ी जाएगी और वहां आपका होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि आपके भेजे गए लोग वहां भी आपके लिए लड़ेंगे और सड़कों पे भी आपके साथ अगली कतार में खड़ा होकर आपके लिए इनकलाब की आवाज को बुलंद करेंगे। इस बात की हम लोग गारंटी दे सकते हैं। दूसरी बात, अंतिम बात कहते हुए, चूंकि अभी देश भर में किसानों की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, किसान दिल्ली को जाम किए हुए हैं और देश भर के किसान उनके समर्थन में खड़े हैं। हम लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। हम सबका ये दायित्व है और जिम्मेदारी भी है। इसलिए हम सब लोगों की ये दायित्व और जिम्मेदारी को निभाते हुए खड़ा होना चाहिए। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत को बंद करने का आह्वान किया। हम सब लोग सड़क पर होंगे। आप लोगों से भी अपील है, गुजारिश है कि आप सब लोग किसानों के समर्थन में सड़क पर आए और हम सब लोग मिलकर के अन्नदाता की आवाज को बुलंद करें। सरकार कृषि कानून ला करके हमारे तमाम खेती के अधिकारों को खत्म करना देना चाहती है। पूरे के पूरे किसानों को कारपोरेट पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहती है। आप बताइए, हमारे देश का किसान इतना अभी तक ताकतवर नहीं है कि वह अपने उत्पादन का दाम तय कर सके। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करे ताकि उसके आधार पर किसान का धान बेचा जाए। अभी आप बिहार में किसानों की स्थिति देख लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी तक लागू होने के बावजूद 15 नवंबर से धान खरीद की सरकार की ये ऐलान है कि 15 नवंबर से धान की खरीद होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो मजबूरन चूंकि किसानों को बहुत सारा जरूरत का सामान खरीदना होता है, धान बेचना ही है, खेत से आ गया, सबके पास उसको रखने का जगह भी नहीं होता, बेच करके गेहूं का बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, जिंदगी की कई सारी जरूरतें उसको पूरा करनी है। तो मजबूरी लोगों को धान बेचना पड़ रहा है और लोग 1100, 1200, 1000 रुपए प्रति क्विंटल धान बेच रहे हैं, जबकि सरकार ने 1868 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत तय की है। अभी तक उन्होंने इसका कोई खरीदने का, हम लोगों ने कई सारा सवाल उठाया, विधानसभा में उठाया, यहाँ पर हमने बात किया अधिकारियों से, तब उन्होंने 2-3 दिन के अंदर अब बोला है कि धान की खरीद होगी। तो चूंकि मेरे थोड़ा सा जल्दीबाजी का ये कारण है कि हम लोग नवानगर और केसठ में पैक्स अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग हमने रखा है, जो पीसीओ है, कि भाई धान खरीदने में क्या संकट है और इस बात के लिए कि धान खरीदने में वैसे किसानों को परेशान नहीं किया जाए जिनके पास खेत के कागज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दलित पिछड़े समाज के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खेत का कागज नहीं है, वो बटाई पर खेती करते हैं। अगर उनका धान नहीं खरीदा जाएगा कागज के को ये दिखा करके तो बहुत परेशानी होगी। इसलिए हमारी जरूरत है वहाँ कि हम लोग बात करके ये तय करें कि सबका धान खरीदा जाए और कागज को उसका आधार नहीं बनाया जाए। तो इसलिए मुझे जाना है, इसलिए और देर तक मैं यहाँ रह पाने में असमर्थ हूँ, लेकिन इस बात के लिए कि आप लोगों ने जो भरोसा और उम्मीद जताया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। निश्चित तौर पर यह समाज बदलेगा। निश्चित तौर पे हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर, इस बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति जो हमने शपथ लिया है उसको अक्षरशः विधानसभा सहित सड़कों पर भी लागू करेंगे। इस बात की गारंटी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाबा साहेब अमर रहे।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।